कल पाचन तंत्र पढ़ लिया है ना, घर पे पढ़ा था। अब कुछ डाउट तो नहीं किसी को? नहीं, ठीक है। साइंस के लिए बुक बुक की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सब दे दूंगा आपको, ठीक है, सब दे दूंगा पढ़ने के लिए, ठीक है। बाकी कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्री के अकॉर्डिंग आपको अगर कोई है तो मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है। यूट्यूब पे क्यों देखना, सर्च करो, सीधा गूगल का यूज़ करो, गूगल का यूज करो, जो चीज़ मैंने बोली वो टाइप करो, उसके अंदर सारी चीज़ बता देगी। मैंने खूब ग्रुप के अंदर सारा पूरा विस्तृत के अंदर भेज रखा है, ठीक है। मैंने आपको मान लो आपको क्या पढ़ाई है, मान लो मैंने गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ाई है आपको, ठीक है। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, उसमें से आपको पता है मैंने क्या क्या चीजें पढ़ाई है, आपको क्या क्या चीज कवर करनी है उसमें से, ठीक है। तो मैंने जो नोट्स दिए आपको उसमें से उठाया, मैंने गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ाई तो गैस्ट्रिक ग्लैंड खोली, उसमें क्या क्या चीजें फटाक से देख ली। अगर मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम भेजा तो उसमें मैंने क्या क्या बोला, मैंने क्या बोला वो चीजें ध्यान रखनी, बाकी वाली चीजों को हटा देना, ठीक है। या मैंने बोला आपको कि पेनक्रियाज से रिलेटेड जूस क्या है, तो पेनक्रियाटिक जूस कर क्या रहा है उसमें सारी मैंने डिटेल में बता रखा है पूरा। फिर बक्कल कैविटी में क्या हो रहा है, या खैर डाइजेशन वाला तो मैं आपको अलग से दूंगा, उसमें शायद डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन सर्कुलेटरी भी है उसके अंदर, रेस्पिरेटरी भी है, ठीक है, और फिर स्केलेटल सिस्टम भी है, नर्वस सिस्टम भी है, ये सारे सिस्टम है, ठीक है। तो आप उसमें देखना, बहुत मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। और बाकी ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। बाकी आपको इसके मेंस के अकॉर्डिंग तो आप जितना ज़्यादा लिखोगे उतना ज़्यादा आप क्या होगे, परफेक्ट होगे, ठीक है। तो लिखने से पता चलेगा कि मेरे को क्या चीज़ें आती है और क्या आने में से जो मेरे को वहाँ पे लिखना क्या है, जो सारा आ रहा है वो सारा नहीं लिखना मेरे को वहाँ पे क्या क्या जरूरी है कि क्वेश्चन कितने नंबर का है, क्वेश्चन में क्या पूछा है और मेरे को कितना लिखना है वो जरूरी है, ठीक है। वही नंबर दिलवाएगा आपको वहाँ पे, है ना, ठीक है। और साइंस ऐसा सब्जेक्ट है या साइंस वाला जो पोर्शन है वो ऐसा पोर्शन है कि उसके अंदर आप जो लिखोगे पूरे के पूरे नंबर ले सकते हो। भाई आपको पूछा है कि मनुष्य का जो है दंत सूत्र कितना होता है, या जो इंसान के अंदर दांतों का काम क्या है, दांतों की विशेषताएं क्या है, दांतों की विशेषताएं क्या है, तो अपनी दांतों की विशेषताएं क्या है कि एक तो कैसा है, हेटेरोडोंट होते हैं, एक क्या होते हैं, डाईफाइव लिख देते हैं पहले ये वाला, डाईफाइयोडोंट होते हैं, थीकोडोंट होते हैं, ये मेन विशेषताएं। और एक अगर दूसरा याद है, ब्यूनोडोंट, कस्प आकार के होते हैं, अपने दांतों की आकार फिक्स होता है कस्प आकार का, कस्प शेप्स, ठीक है। तो अगर ये याद रहे तो ठीक है, नहीं तो ये विशेषताएं, तो इसमें से कोई दो नंबर नहीं कटेगा आपके, ठीक है। यही है, जो एग्जामिनर है उसको भी यही पता है, अपन को भी यही पता है, ठीक है। ये वाला डाइफायोड द्विबार दंती, थीकोडॉन, THECO, थीकोडॉन, थीको यानी अपने दांत जो बॉनी सॉकेट के अंदर गर्त के अंदर यानी कि गहराई में धंसे हुए रहते हैं, ऊपर ऊपर नहीं होते, इसलिए बहुत मजबूत होते हैं। लेकिन मेंढक वगैरह जो एम्फीबिया के दांत होते हैं वो बहुत कहते हैं ऊपर ऊपर ही लगे होते हैं, थोड़ा सा अगर उसको कहीं लग जाए तो वो क्या हो जाते हैं, वहां से गिर जाते हैं, तो वैसे होते हैं पार्श्वदंती, ठीक है। तो हेटेरोडोंट, डायोफॉइडोंट, थीकोडोंट और ब्यूनोडोंट, ठीक है। तो अपने पाचन तंत्र कर लिया, आज अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम कर लेंगे, ठीक है। तो मैं जैसे कि मान लो कुछ भी बोर्ड चीज लिखता हूँ ना, वो साथ साथ में अपनी एक ऐसी कॉपी रखो, उसके अंदर चीजें नोट करते रहोगे, जब पढ़ोगे याद करोगे तब ऐसा पता चलेगा कि हाँ वहां पे ये चीज बताई थी, उससे क्या होगा, आपको चीजें रिकॉल होगी। दो तीन कलर के पेन रख लिया करो साथ में भले ही, ताकि कहीं पे ऊपर ऐड करो या कहीं पे कुछ चीज लिखो तो अपन को दिखे, कोई अंडरलाइन करो या जो भी है, ठीक है। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर है क्या कि अपन जो फूड ले रहे उससे अल्टीमेट अपन ने उससे क्या बना लिया, ठीक है। फिर
अपने बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं, जैसे कि यूरिया बनता है, CO2 बनता है, ठीक है। फिर अपनी बॉडी के अंदर क्या है, कुछ गैसेस भी है, ऑक्सीजन है, CO2 है, अदर कोई गैस है, ठीक है। यानी कि ये तो हो गए न्यूट्रिएंट्स। ग्लूकोज के साथ अमीनो एसिड भी होता है, अदर न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, विटामिन होते हैं, सारे होते हैं अलग अलग तरह के, है ना। तो इन सब को क्या करना है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो अपने एक सिस्टम पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था, सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने का काम कर रहा है। यानी कि चाहे न्यूट्रिएंट की बात करो या वेस्ट प्रोडक्ट की बात करो या गैसेज की बात करो, सबका ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है, एक ट्रांसपोर्ट मीडिया कर रहा है जिसका नाम क्या है, ठीक है। तो फिर बोला था कि भाई इसको जो पंप करता है वो तो क्या है, इसका पंपिंग ऑर्गन है, और वो क्या है, हार्ट है, और ये जिसके अंदर पंप होता है उनको क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स, यानी कि रक्त वाहिका है। उस चैप्टर के अंदर ये इन 3 चीजों को पढ़ा था अपन ने, ठीक है। फिर बोलते हैं कि ये जो आया कहां से, तो इसके लिए अपन ने अभी फिलहाल थोड़े दिन पहले पढ़ लिया था चैप्टर, क्या नाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये जो ग्लूकोज बना है इसको अपनी सेल के अंदर यूज कैसे किया जाएगा, इस ग्लूकोज को अपनी सेल यूज कैसे कर रही है, तो वो क्या कर रही है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में सरल जो कार्बनिक पदार्थ है या सिंपल जो ऑर्गेनिक मैटर है उनका क्या कर रही है, ब्रेक डाउन कर रही है, और उससे क्या लिबरेट करी जा रही है, एनर्जी। और ये एनर्जी किस फॉर्म में है, ठीक है। तो सिंपल जो ऑर्गेनिक मैटर है उनका क्या होना, ऑक्सीकरण, यानी कि ऑक्सीडेशन होना, और उससे क्या करना, एनर्जी लिबरेट करना सेलुलर लेवल पे, वही क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। अभी तो ऑक्सीजन सारे रुक जाएंगे, अभी बात करेंगे, ठीक है। अब इधर देखो, कुल मिला के आपके हर एक सेल के पास ऑक्सीजन पहुंच रही है, ग्लूकोज पहुंच रही है, और इन ग्लूकोज का क्या किया जा रहा है, ऑक्सीडेशन किया जा रहा है, यानी ऑक्सीकरण किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, ऑक्सीकरण, और इस ऑक्सीकरण के फलस्वरूप वहां हर एक सेल के पास क्या बनी जा रही है, एटीपी। और यही जो एटीपी है अपनी क्या होगी, एनर्जी करेंसी होगी, यानी कि ऊर्जा की मुद्रा होगी। क्या होगी, ऊर्जा की मुद्रा, यानी कि अपनी मुद्रा क्या है, पैसे, रुपया। उसी प्रकार सेल के पास रुपया क्या है, सेल का रुपया क्या है, एटीपी। क्या है, एटीपी, ठीक है। अब ये जो रुपया है ये बनाता कौन है, तो सेल के अंदर एक ऑर्गन है जिसका नाम, ऑर्गेनेल है जिसका नाम क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए इसको एनर्जी का स्टोर हाउस या पावर हाउस बोलते हैं। बिजली घर में क्या होती है, अपने करंट या एनर्जी होती है, और वही सप्लाई करने का काम करता है, ठीक है। अब इधर देखो कि यहां पे ये जो प्रोसेस हो रहा है इसको तो अपन ने रेस्पिरेशन बोल दिया। क्या बोल दिया, रेस्पिरेशन, या इसको एक कभी कभार ऐसा भी बोल देते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी कि कोशिकीय श्वसन। क्या बोल देते हैं, कोशिकीय। तो जनरली अगर रेस्पिरेशन की बात करी जाए, यानी कि श्वसन की बात करी जाए, या कोशिकीय श्वसन की बात करी जाए, तो वो एक ही है। ओरिजिनली अपन किसकी बात कर रहे हैं, कोशिकीय श्वसन की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अपन क्या यूज करते हैं कि ब्रीदिंग या समातन, क्या यूज करते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं, समातन या ब्रीदिंग। तो ये टोटली अलग है। ये आपका क्या हो रहा है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, यानी कि ब्रीदिंग, यानी कि आपके द्वारा बाहरी वायुमंडल यानी बाहरी एनवायरनमेंट से जो है
ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा को क्या नहीं, ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर को क्या करना, अंदर लेना, और CO2 कंटेनिंग एयर को वापस क्या निकालना, बाहर निकाल। यानी कि जो गैसों का एक्सचेंज आप बाहरी इन्वायरमेंट और लंग्स के मध्य कर रहे हो, ये एक्चुअली आपके अंदर क्या है, ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन। क्या है, क्या है, ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन। और पल्मोनरी वर्ड जो है वो किसके लिए यूज करते हैं, लंग्स या फेफड़ों के लिए। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ब्रीदिंग या समातन की, या ऑक्सीजन का अंदर लेना या CO2 को बाहर लेना, जनरली अपन बोलते हैं। तो इस ब्रीदिंग या समातन के अंदर दो प्रोसेस सम्मिलित किए जाते हैं, एक तो अंदर लेना, एक बाहर निकालना। क्या कर रहे हैं, दो प्रोसेस सम्मिलित कर रहे हैं समातन के अंदर यानी कि ब्रीदिंग के अंदर। और दो प्रोसेस क्या क्या है, एक तो अंदर लेना, एक बाहर निकालना। अंदर वाले को क्या बोलते हैं, अंतःशोषण, क्या बोलेंगे, और बाहर वाले को क्या बोलेंगे, बहिःशोषण। यानी कि इसको बोलेंगे इंस्पायरेशन और इसको क्या बोलेंगे, एक्सपायरेशन। ठीक है, बात क्लियर है। तो ब्रीदिंग के अंदर दो प्रोसेस सम्मिलित है, कौन कौन से, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, यानी कि अंतःशोषण और बहिःशोषण। ठीक है, तो समातन की प्रक्रिया या ब्रीदिंग की प्रक्रिया कभी भी सेलुलर लेवल पे ATP का प्रोडक्शन करना नहीं है, वो एक्चुअली आपका क्या है, रेस्पिरेशन है, या इसको अपन कोशिकीय श्वसन या सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे श्वसन जो पूरा है ये लास्ट में जाके यहाँ पे जब श्वसन हो रहा है ये सेलुलर लेवल पे, इसके क्या है, स्टेप है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीजें करी जा रही है, तो सबसे पहले अपन ने क्या बोला कि बाहर की वायुमंडल और फेफड़ों के बीच में आदान प्रदान, यानी कि पहला ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या, अब फेफड़ों के पास पहुंच गई, यानी फेफड़ों में सबसे लास्ट की जो संरचना होती है उसको बोलते हैं कुपिकाएं, यानी कि एलुलाई, छोटी छोटी थैलीनुमा संरचना होती है, बैग लाइक स्ट्रक्चर, उसके अंदर ये एयर जाके भर जाएगी। और वो कुपिकाएं हैं, उनकी दीवार के पास छोटी छोटी ब्लड के वाहिकाएं या कैपिलरीज लगी रहती है। तो वहां जो ऑक्सीजन है उन कैपिलरीज के अंदर चली जाएगी, और कैपिलरीज के अंदर जो CO2 आ रखी है वो किसके अंदर चली जाएगी, कुपिकाओं के अंदर। तो CO2 को तो कुपिकाओं से बाहर भेज दिया गया और ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर भेज दिया गया। यानी कुपिकाओं व रक्त के मध्य क्या, गैसों का आदान प्रदान, यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एलुलर सैक एंड ब्लड, या एलुलाई एंड ब्लड कैपिलरीज। दूसरा स्टेप, अब ब्लड में चला गई, ब्लड में चली जाने के बाद में ये जो ब्लड है ये क्या करेगा, गैसों का ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ट्रांसपोर्ट में CO2 का ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे अपन और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे, जहां पे पढ़ेंगे अपन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट अपन पढ़ेंगे कि हीमोग्लोबिन के फॉर्म में लगभग होता है, और CO2 का अपन पढ़ेंगे कि ये बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है। ठीक है, तो मैं एक बार इनके स्टेप लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो मैं क्या लिख रहा हूं, स्टेप्स इन रेस्पिरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं कि पहला क्या हो रहा है, ब्रीदिंग, श्वसन के पद, क्या लिख रहा हूं मैं, श्वसन के पद। ठीक है, और पहला लिख रहा हूं मैं ब्रीदिंग या संवातन, या इसका दूसरा नाम होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन। ठीक है, फिर मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है, अब क्या होगा, फेफड़े के पास पहुंच गई, यानी कि लास्ट में एलुलाई के पास जो भी एयर जो अंदर गई वो पहुंच गई, यानी कि
कोशिकाओं व किसके मध्य? रक्त के मध्य। गैसों, अब गैस कौन होगी? O2 व CO2 का आदान प्रदान। ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एलोलाई एंड ब्लड। ठीक है, फिर अगला स्टेप क्या होगा? ब्लड में गया तो यानी कि गैसों का परिवहन। तो तीसरा स्टेप गैसों को लेके जाया जाएगा, यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, यानी कि गैसों का परिवहन। ठीक है, अब गैसों को ट्रांसपोर्ट कर दिया, यानी कि इन गैसों को कहां पे लेकर चला जाएगा? टिश्यू के पास। हर एक टिश्यू या सेल के पास ये गैस पहुंच जाएगी। ठीक है, तो अब अगला स्टेप, चौथा स्टेप क्या होगा? अब गैस वहां पे भी एक्सचेंज होगी। कहां पे? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज, यानी ब्लड के अंदर जो गैस है वो किस में चली जाएगी? टिश्यू के अंदर। और टिश्यू के अंदर जो CO2 बनी है वो किस में आ जाएगी? ब्लड के अंदर। यानी कि अब ऊतकों व रक्त के मध्य गैसों का आदान प्रदान, यानी कि एक्सचेंज ऑफ टिश्यू एंड ब्लड। ठीक है, अगला स्टेप, अब टिश्यू या सेल के पास पहुंच गई, और सेल के पास ग्लूकोज को तो पहले ही अपन ने भेज दिया। डाइजेशन, सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं, यानी कि पाचन करके जो भी ग्लूकोज या अमीनो एसिड बने वो सारे के सारे सेल के पास चले गए। और प्राइमरी एनर्जी सोर्स के रूप में किसको यूज करती है सेल? ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट को यूज करेगी। यानी कि ग्लूकोज पहले से ही पड़ा है और ऑक्सीजन अभी अपन ने पहुंचा देगी। यानी अब जो ग्लूकोज पड़ा है उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज का ऑक्सीकरण इन टिश्यूज या सेल्स। ठीक है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन या नॉर्मल रेस्पिरेशन जो बोलते हैं वो इसी को ही बोलते हैं। ठीक है, और इसी से अपन को एनर्जी मिलती है, और किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। तो इसलिए अपन एक बोलते हैं श्वसन एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी कि श्वसन के अंदर एनर्जी क्या होती है? निकलती है या लिबरेट होती है। इसलिए जो है रेस्पिरेशन इज ए एक्सर्गोनिक प्रोसेस। क्या होती है? एक्सर्गोनिक प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है? श्वसन कैसी अभिक्रिया है? उष्माक्षेपी, यानी कि एक्सर्गोनिक अभिक्रिया। श्वसन उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों? एटीपी के फॉर्म में एनर्जी लिबरेट होती है, यूज नहीं आती। अंदर शोषण बाह्य शोषण दो तो प्रोसेस है। ठीक है, अभी पढ़ेंगे उनकी मैकेनिज्म कैसे होती है। ठीक है, तो इसमें से इस चैप्टर के अंदर अपन यही चीजें पढ़ेंगे, 5 चीजें, इसमें पूरा चैप्टर हो जाएगा अपना। ठीक है, और लास्ट में इससे रिलेटेड डिजीज पढ़ लेंगे, अस्थमा क्या होती है, एम्फाइसेमा क्या होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर पूरा अपना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे? ब्रीदिंग कैसा, यानी कि बाहरी वातावरण और फेफड़ों के मध्य गैसें जो एक्सचेंज होती है वो किस प्रकार से होती है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक अपना क्या है? ब्रीदिंग।
ठीक है, क्या होता है भाई ब्रीदिंग, बात कर ली। एक्सचेंज ऑफ बिटवीन एनवायरमेंट एंड लंग्स, यानी कि फेफड़ों वो वातावरण के मध्य गैसों का आदान प्रदान क्या कहलाता है, ब्रीदिंग या समातन। ठीक है, और इट इन्वॉल्व्स टू प्रोसेस, यानी इसमें दो प्रक्रियाएं शामिल की जाती है, बाहरी वातावरण तथा फेफड़ों के मध्य गैसों का आदान प्रदान। पहला पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स टू प्रोसेस, इसमें दो प्रक्रियाएं सम्मिलित की जाती है। और दो प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती है, पहली इंस्पायरेशन, यानी कि अंतःश्वसन, और दूसरी है एक्सपायरेशन, यानी कि बहिश्वसन। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। ठीक है, अब बात आती है कि दोनों चीजें क्या है, यानी कि इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन कंटेनिंग एयर फ्रॉम एटमॉस्फेयर, ठीक है, और दूसरा यानी बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन प्रचुर वायु को अंदर लेना, क्या कहलाता है, अंतःश्वसन। दूसरी में कि फेफड़ों में उपस्थित CO2 प्रचुर वायु को क्या करना, बाहरी वातावरण में मुक्त करना या एक्सेल करना, यानी कि एक्सेलेशन CO2 कंटेनिंग एयर फ्रॉम लंग्स टू एटमॉस्फेयर। दोनों प्रोसेस हो गए, यानी कि अपन ने क्या कर ली, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग समझ ली क्या है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, अंतःश्वसन बहिश्वसन। अंतर का मतलब एयर को क्या करना, इनहेल करना, और एक्सेलेशन का मतलब एयर को क्या करना, बाहर निकालना। ठीक है, अब ये जो दोनों प्रोसेस है ये अपने आप नहीं हो सकते, यानी कि ये टोटली जो है वो क्या है, पार्शियल प्रेशर डिपेंडेंट प्रोसेस है। कैसे प्रोसेस है, पार्शियल प्रेशर डिपेंडेंट, यानी कि ये आंशिक दाब के ऊपर डिपेंड है पूरा का पूरा। किसके ऊपर डिपेंड है, आंशिक दाब या पार्शियल प्रेशर के ऊपर निर्भर करते हैं। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पे कोई गैस को या किसी एयर में से, एयर के जो कोई भी पार्ट है, कोई भी गैस है एयर में से, उसको आपको डिफ्यूज करना है या विसरित करना है, तो इसके लिए आपको प्रेशर के अंदर डिफरेंस चाहिए, यानी डाउन हिल ट्रांसपोर्ट चाहिए। पहाड़ी के ऊपर मैं गाड़ी छोड़ूंगा तो अपना आप नीचे आ जाएगी, यानी ऊपर की तरफ हाई पॉइंट है और नीचे की तरफ लो पॉइंट है, यानी वहां एनर्जी ज्यादा है या कम। तो कोई भी अगर किसी भी पदार्थ का विसरण होता है या डिफ्यूजन होता है तो वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होता है, यानी कि कोई भी एयर है कि कोई भी गैस है वो अपनी अधिक पार्शियल प्रेशर से कम पार्शियल प्रेशर की तरफ क्या करती है, मूव करती है, यानी कि डिफ्यूज होती है, विसरण। और ये जो इन गैसों का जो ट्रांसपोर्ट या जो गैसें अंदर पहुंच रही है बाहर जा रही है, ये किसके ऊपर, ये क्या प्रोसेस कहलाता है, डिफ्यूजन। क्या कहलाता है, डिफ्यूजन और विसरण। ठीक है, और ये विसरण की प्रक्रिया है जो है कंप्लीटली किसके ऊपर निर्भर करती है, आंशिक दाब के अंतर पर, यानी कि पार्शियल प्रेशर डिफरेंस।
तो डिफ्यूजन इज टोटली डिपेंड्स अपॉन पार्शियल प्रेशर डिफरेंस, यानी कि विसरण की प्रक्रिया सदैव जो है पार्शियल प्रेशर यानी कि आंशिक दाब के अंतर पर निर्भर करती है। यानी एक जगह पे ज्यादा पार्शियल प्रेशर या आंशिक दाब होगा और दूसरी जगह पे क्या होगा, कम, तो ज्यादा से कम की ओर गैस चली आएगी। तो सबसे पहले मेरे को गैस अंदर लेनी, एनवायरमेंट के अंदर, चाहे ऑक्सीजन की बात करो, किसी कोई भी एयर, मतलब कुल मिला के एयर अंदर लेनी। काम की कौन सी अपने गैस है यहाँ पे अभी, ऑक्सीजन। यानी कि कुल मिला के अपन एक तरीके से बोले तो कि भाई ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं। तो इसके लिए मेरे को ये करना पड़ेगा कि बाहर जो एनवायरमेंट के अंदर है ऑक्सीजन का आंशिक दाब वो ज्यादा रखना पड़ेगा, फेफड़ों में कम रखना पड़ेगा, तभी जो है एयर जो है अपने अंदर इनहेल करी जाएगी या अंदर ले जाएगी। अब ऐसा तो ऐसा हो नहीं सकता। तो अपने अंदर फेफड़ों के आसपास कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं जो इस चीज को संपन्न करने के लिए कुछ क्या करती है, स्पेशल काम करती है, यानी कि रोल प्ले करती है। ठीक है, जिसके अंदर अपन देखेंगे डायफ्राम काम करता है और इंटरकोस्टल मसल्स काम करती है। और इंटरकोस्टल मसल्स कहाँ पे होती है, आपकी रिब्स के मध्य जो स्पेस है, दो रिब्स है, रिब्स के बीच में जगह होती है, पसलियों के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह होती है, तो उस जगह को बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल स्पेस। और वो खाली नहीं होके वहां पे उसके अंदर क्या होती है, मसल्स होती है, तो वो मसल्स क्या कहलाती है, इंटरकोस्टल मसल्स। और वो फिर क्या करती है, इसके अंदर मदद करती है। और एक दूसरा एक पेशी और संरचना होती है जिसको क्या बोलते हैं, डायफ्राम, जो आपकी थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से क्या करता है, सेपरेट करता है या पृथक करता है। यानी आपकी जो ये ऊपर वाली वक्षीय गुहा है और नीचे वाली उदरीय गुहा है, और इसको पृथक करने का काम कौन करता है, एक पेशीय संरचना करती है जिसको क्या बोलते हैं अपन, डायफ्राम। ठीक है, तो अब समझ रहे हैं अपन कि ये इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन हो कैसे रहा। ठीक है, अब इधर देखो, सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा, इंस्पिरेशन की। ठीक है, अब इंस्पिरेशन की बात करूंगा तो कुल मिला के मतलब क्या है, मैं गैस को अंदर लेना है। ठीक है, यानी जो आपका डायफ्राम है, ये आपका डायफ्राम का नॉर्मल शेप है। शेप नॉर्मल इसका कैसा होता है, डोम आकार का। कैसा होता है, डोम शेप या गुंबदाकार। कैसा होता है, डोम शेप्ड या गुंबदाकार। गुंबद जैसा होता है ना, ऐसे डोम, नेताओं के भाषण में जो होते हैं उसके ऊपर डोम लगता है ना जो। अब नॉर्मल शेप ऐसा है। अब अभी एयर मार्ग भी आपको बताऊंगा पूरा कैसे एयर पास होती है। ठीक है, अब ये क्या बनाया मैंने, हार्ट। क्या है, हार्ट। बीच में होता है फेफड़ों के ऐसे, ये हार्ट है, और ये आपके फेफड़े। डबल झिल्ली से ऐसे आवरण होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर ऐसी खूबजड़ की ब्रांचिंग, ऐसी संरचनाएं होती है, और इसके एंड के ऊपर ऐसे क्या होती है, छोटी संरचना होती है, थैलीनुमा संरचनाएं, जिसको क्या बोलते हैं, कुपिकाएं। ठीक है, अब ये जो कुपिकाएं हैं इनके पास एयर पहुंच जा रही लास्ट में, यानी वायु पहुंच जा रही। यानी कि कुल मिला के मेरे को यहां से एयर को एंटर करवाना, कहां से, बाहर एनवायरमेंट से एयर को एंटर करवाना। ठीक है, और एयर को एंटर करवाना तो मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे जो आपका पार्शियल प्रेशर है वो क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, और यहाँ पे क्या, फेफड़ों के अंदर क्या चाहिए, कम चाहिए। यहाँ पे कम, यहाँ पे ज्यादा। ठीक है, तो मैं ऐसा क्या करूं, अब देखो ये जो आपके जगह पे फेफड़ा है, यानी कि ये आपकी थोरेसिक कैविटी है, यानी कि वक्षीय गुहा है आपकी। क्या है, वक्षीय गुहा। ठीक है, और इसको ये एक, अब जैसे कि यहां पे है ना, यहां पे एक ऐसी ऐसी हड्डी है,
ठीक है, और पीछे की तरफ भी एक ऐसी हड्डी है पीछे बनी हुई पीछे की तरफ, ठीक है, और वहां ऐसे उससे ऐसे आगे की तरफ आके फिर क्या होते हैं ऐसे, ठीक है, ऐसे एक पंजर बना हुआ जिसमें क्या कर रखा है, पूरी की पूरी थोरेसिक कैविटी को कैसे क्या कर रखा है, ऐसे एक पैक चैम्बर बना रहा है, पैक्ड यानी कि एयर टाइट, इसके मर्जी के बिना इसमें कुछ हवा भी नहीं घुस सकती, ठीक है। अब मैं ऐसा क्या करूं, अब चूंकि देखो मैंने क्या बोला, एयर टाइट है, तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि इसकी बाहर वाली फेफड़ों में नहीं, पहले मैं इसके बाहर की जगह है जो फेफड़ों की खाली जगह पड़ी थोरेसिक कैविटी की बात करूं, अगर इसके वॉल्यूम के अंदर मैं थोड़ा बहुत भी कुछ चेंज कर दूं अगर, तो क्या इस थोरेसिक कैविटी के प्रेशर के अंदर चेंज आएगा? बिल्कुल आएगा, चूंकि फेफड़े कहां पे स्थित है, थोरेसिक कैविटी के अंदर, तो इसकी बाहर वाली कैविटी के अंदर या गुहा के अंदर थोड़ा बहुत प्रेशर के अंदर बदलाव आएगा, तो उसका डायरेक्ट और डायरेक्ट प्रभाव जो है या इफेक्ट है वो किसके ऊपर पड़ेगा, फेफड़ों के ऊपर पड़ेगा। तो मैं प्राइमरली क्या कर लूं, इस थोरेसिक कैविटी का जो है वॉल्यूम क्या कर दूं, बढ़ा दूं। एक दो चीज बोल रहा हूं मैं, एक बोल रहा हूं वॉल्यूम, एक वॉल्यूम बोल रहा हूं और एक बोल रहा हूं प्रेशर। अगर किसी चीज का वॉल्यूम ज्यादा है तो उसका उसमें क्या होता है, प्रेशर कम। जैसे कि आपके घर के अंदर गैस की टंकी, उसमें सारी जो गैस होती है वो क्या होती है, कंप्रेस्ड होती है, तो उस गैस की टंकी के अंदर हवा का प्रेशर ज्यादा है, या उस गैस की टंकी जितनी जो गैस है वो मैं कमरे में भर दूं तो प्रेशर ज्यादा होगा, तो प्रेशर ज्यादा किसमें होगा, क्योंकि गैस के कण जनरली क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, तो उनको क्या करा जाता है, कंप्रेस करके क्या करा जाएगा, किसी कंटेनर के अंदर भरा जाता है। तो थोरेसिक कैविटी का मैं अगर वॉल्यूम आयतन बढ़ा दूं तो उसके अंदर जो है उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसके लिए मेरे पास एक तो संरचना ये है डायफ्राम, और दूसरी जो इसके अंदर इंटरकोस्टल मसल्स है, और ये भी कौन सी, नॉर्मल जो बाहर वाली होती है, एक्सटर्नल। इंटरकोस्टल मसल भी दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक और एक बाहरी, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरकोस्टल मसल्स को बोलते हैं हिंदी के अंदर अंतरापरसूक पेशियां। क्या बोलते हैं, अंतरापरसूक पेशियां। और ये दो प्रकार की, एक तो आंतरिक है और दूसरी कौन सी है, जनरल श्वसन के अंदर इस आंतरिक का रोल नहीं होता, ठीक है। जनरल श्वसन के अंदर किसका रोल होता है, इस बाहरी का रोल होता है, और दूसरा किसका रोल होगा, यानी कि एक तो डायफ्राम और दूसरी ये बाहरी इंटरकोस्टल यानी कि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, दोनों का रोल। अब ये करेगी क्या, तो जैसे ही अपन ब्रीदिंग अंदर लेंगे यानी कि गैस श्वसन की प्रक्रिया यानी स्वादन की प्रक्रिया यानी कि इंस्पिरेशन करेंगे, अंतर श्वसन करेंगे, तो क्या होगा कि ये जो डायफ्राम है, ये जो चपटा था इधर की तरफ है ना, डायफ्राम कैसा था, इस प्रकार का। तो अब ये चपटा होके इसकी जगह पर कैसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा डायफ्राम। डायफ्राम पहले कैसा था, डोम शेप्ड था, गोबंदाकार की तरह। अब ये क्या हो जाएगा, फ्लैट, चपटा हो गया। अब इस डायफ्राम के ये चेंज होने की वजह से अब इस थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम किधर से किधर की तरफ बढ़ा, एंटीरियर से पोस्टीरियर साइड की तरफ बढ़ा, यानी सिर से पैर की तरफ ऐसे वॉल्यूम बढ़ा। एक किसने काम करा, ये डायफ्राम ने। अब क्या करो, ये बढ़ा दिया आपने, ये भी तो वॉल्यूम बढ़ाओ। तो ये वॉल्यूम बढ़ाने का काम कौन करती है, फिर कौन करती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और वो क्या करती है, पसलियों को ऊपर उठाती है। तो जब सांस लो आप, यहां से सीना बाहर आएगा, बाहर आता है, ऐसा क्यों, क्योंकि पसलियां ऊपर उठ रही होती है, ठीक है। और इंटरकोस्टल मसल्स जो है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट करती है, कोस्टल
या अंतरापरसूक पेशियां जो कॉन्ट्रैक्ट करती है, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ये क्या करती है, पुल्स रिब्स अपवर्ड। क्या करती है, रिब्स को क्या करती है, ऊपर की तरफ खींचती है, जिसकी वजह से ये आयतन यानी कि वॉल्यूम किधर किधर से किधर की तरफ इंक्रीज हुआ, वेंट्रल से डॉर्सल। ये वेंट्रल साइड होती है, ये डॉर्सल। तो यानी कि इस सतह के ऊपर क्या हुआ, वॉल्यूम, यानी कि इधर से इधर भी वॉल्यूम इंक्रीज हुआ और इधर से इधर, तो टोटल वॉल्यूम के अंदर इंक्रीज हुआ किसकी, थोरेसिक कैविटी। अब यानी कि इन दोनों चीजों की वजह से जो आपकी क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेज, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा। क्या होगा, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ गया, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ गया, और आयतन बढ़ेगा यानी वक्ष गुहा का प्रेशर कम, वक्ष गुहा का कम होगा, किसका, वक्ष गुहा या थोरेसिक कैविटी का प्रेशर कम होगा। तो इस प्रेशर का इफेक्ट डायरेक्ट फेफड़ों के ऊपर देखा जाएगा। फेफड़े स्थित कहां पे, थोरेसिक कैविटी के अंदर ही है। तो इस कैविटी के अंदर जो भी परिवर्तन होगा उसका डायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर जाएगा, फेफड़ों के ऊपर। यानी लंग्स का जो वॉल्यूम है क्या होगा, बढ़ेगा। लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो इनका प्रेशर जो है वो क्या होगा, कम होगा, और प्रेशर कम होगा, इसके अंदर जो है जो एयर है ना, एंटर्स इनटू द लंग्स, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन, यानी कि अंतर श्वसन। डायफ्राम की मसल्स का नाम क्या होता है, रेडियल मसल्स, अरीय पेशियां। डायफ्राम की मसल को क्या बोलते हैं, रेडियल मसल्स। लिख लेना कहीं, डायफ्राम की मसल्स क्या कहलाती है, रेडियल मसल्स या अरीय पेशियां। तो अंतःश्वसन के दौरान डायफ्राम की अरीय या रेडियल मसल के अंदर संकुचन होता है, जिसकी वजह से डायफ्राम गोमंदाकार से क्या हो जाता है, चपटा हो जाता है, और इसकी वजह से अग्रपस जो है दिशा के अंदर वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है। उसी प्रकार साथ साथ जो है जो पसलियों के मध्य उपस्थित इंटरकोस्टल, और वो भी कौन सी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, यानी कि बाहरी अंतरापरसूक पेशियों में भी क्या होता है, संकोचन हो जाता है, और जिसकी वजह से ये पेशियां जो है पसलियों को और स्टर्नम को क्या करती है, ऊपर की तरफ खींचती है। ठीक है, और इस वजह से जो वक्ष गुहा का आयतन है वो क्या, कौन से, वेंट्रल डोर्सल साइड के ऊपर क्या होता है, बढ़ता है। इस प्रकार से टोटल वक्ष गुहा का जो आयतन है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से वक्ष गुहा का प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इस प्रेशर का डायरेक्ट जो है इफेक्ट वो किसके ऊपर देखा जाता है, लंग के प्रेशर के ऊपर देखा जाता है, और लंग्स का प्रेशर भी जो है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और लंग का प्रेशर कम होने की वजह से बाहर इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा प्रेशर है, और इन्वायरमेंट से जो वायु है वो फेफड़ों के अंदर विसरित हो जाती है, और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, अंतःश्वसन। तो ये क्या है, मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन। क्या है, मैकेनिज्म ऑफ इंस्पिरेशन, यानी कि श्वसन की क्रियाविधि, वो भी किसकी, अंतःश्वसन की।
हाँ बढ़ा, वॉल्यूम बढ़ा तो क्या हुआ? नहीं 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 भाई देखो, मान के चलो, एक सेकेंड है ना, कि ये मान लो चैम्बर है ऐसा एक, ठीक है, ये मान के चलो एक चैम्बर है, और ये चैम्बर पूरा का पूरा नीचे से जो है वो चैम्बर कैसा है? ऐसा है, ऐसा है नीचे से चैम्बर। भाई थोरेसिक कैविटी नीचे से ऐसी है क्योंकि डायफ्राम है, ठीक है। अब एक तो कंडीशन ये है, ठीक है, और ये जो आगे कंडीशन दूसरी कंडीशन के अंदर कैसे हो जा रही है? ऐसे हो जा रही है। तो अब मुझे बताओ वॉल्यूम ज्यादा किसका है ना? इसका ज्यादा हो गया, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये नीचे बैठ गया, नीचे बैठा तो ये वाला इतना वॉल्यूम जो है ये क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होगा तो इतना जो प्रेशर है इसके अंदर बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो अब इसका उल्टी वाली जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या होगा? यानी पहले जो कंडीशन हुई उसका वापस रिवर्स हो जाएगी, यानी कि वापस नॉर्मल कंडीशन में क्या आ जाएगा? डायफ्राम। डायफ्राम अगर नॉर्मल कंडीशन के अंदर आई और इंटरकोस्टल मसल वो भी वापस क्या, यानी कि पसलियां जो वापस नीचे चली गई, डायफ्राम जो पहले गुबंदाकार था वैसा हो गया, तो वो क्या हो गया? आयतन अब क्या हो गया? वापस कम हो गया, और आयतन कम हुआ तो प्रेशर बढ़ गया, और प्रेशर जैसी बढ़ा जो अंदर फेफड़ों के अंदर जो वायु भरी हुई है वो क्या आ जाएगी? बाहर आ जाएगी, और इसको क्या बोलेंगे? एक्सपीरेशन। यानी कि मैकेनिज्म ऑफ एक्सपीरेशन, यानी कि बहिःश्वसन की। इसमें क्या होगा? पहला, डायफ्रागम रिलैक्स, तो इसकी वजह से क्या होता है? बिकम फ्लैट, सॉरी बिकम डोम शेप्ड, और ये क्या कर देता है? डिक्रीज वॉल्यूम किधर की तरफ? एंटीरियर से पोस्टीरियर साइड की तरफ। इसी प्रकार दूसरी कौन कौन आएगी? इंटरकोस्टल, और वो भी कौन सी? एक्सटर्नल वाली, यानी कि बाहरी वाली। बाहरी अंतरापरसुक पेशियां जो है वो क्या होती है? ये भी वापस क्या करती है? रिलैक्स करती है, यानी कि शिथिल होती है, और रिलैक्स करने की वजह से जो है पसलियां और जो है स्टर्नम जो है ओरोस्थी जिसको बोलते हैं, स्टम पुनः नीचे की ओर, पसलियां और स्टर्नम पुनः नीचे की ओर, पुनः नीचे की ओर। तो ये वॉल्यूम को किधर कम कर देते हैं? एंटी सॉरी वेंट्रल और डोर्सल साइड। वेंट्रल एंड डोर्सल साइड क्या होता है? वॉल्यूम डिक्रीज, और वॉल्यूम डिक्रीज जो तो क्या होगा? ठीक है, इन दोनों की वजह से, इन दोनों की वजह से जो प्रेशर है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। और किसका इंक्रीज होगा? थोरेसिक कैविटी का, यानी कि वक्षीय गुहा का प्रेशर जो है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। और प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से होगा क्या? लंग्स का प्रेशर है वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। और लंग्स का प्रेशर इंक्रीज होगा तो जो है वो लंग्स एयर एक्सपेल्ड आउट
फ्रॉम द लंग्स, और इसी को क्या बोलते हैं? एक्सपीरेशन, यानी कि फेफड़ों में उपस्थित वायु को बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, और इसी को क्या बोलते हैं अपन? एक्सपीरेशन। यानी कि इट पुल्स रिब्स एंड स्टर्नम डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, तो इससे क्या होगा? वेंट्रल डोर्सल साइड पे क्या होगा? वापस प्रेशर इंक्रीज, प्रेशर दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं। कौन? डायफ्राम भी कर रहा है, इंटरकोस्टल मसल भी कर रही है, और दोनों की वजह से प्रेशर इंक्रीज हुआ तो लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ा, और लंग्स के अंदर प्रेशर बढ़ा तो लंग्स के में उपस्थित वायु जो है बाहर वातावरण में विमुक्त कर दी जाती है, और इसी को क्या बोलते हैं अपन? बहिश्वसन या एक्सपीरेशन। तो ये है बहिश्वसन की क्रियाविधि, यानी अपन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देख लिया अपन ने। Lungs air expelled out from the lungs into the environment. तो ये है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। एक अपने अंदर कंडीशन होती है फोर्सफुल ब्रीदिंग। क्या होती है? फोर्सफुल, यानी कि जबरदस्ती सांस अंदर लेना, जबरदस्ती बाहर निकालना। तो उसके अंदर इनका तो रोल होता ही होता है, इनके अलावा कुछ दूसरी मसल्स होती है उनका भी रोल होता है। भाई मैं क्या कर रहा हूं? जबरदस्ती सांस अंदर ले रहा हूं, यानी कि एक्स्ट्रा एयर को अंदर ले रहा हूं, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक्स्ट्रा वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि एक्स्ट्रा प्रेशर कम हो। ज्यादा प्रेशर कम हो तो ज्यादा एयर अंदर जा सकते हैं, और इसका उल्टा वापस बाहर निकालने में, ठीक है। तो एक मैं कंसेप्ट लिखवा रहा हूं आपको, फोर्सफुल वाला, ठीक है, लिख लो। जैसे कि मैं बोलता हूं ना, जैसे कि तो हिंदी वाले जो अगर अंग्रेजी में नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में लिख लिया करो। जैसे कि डायफ्राम रिलैक्स यानी शिथिल होता है, फिर बिकम डोम शेप्ड यानी कि गुबंदाकार हो जाता है, फिर आगे के भाई वॉल्यूम डिक्रीज यानी कि आयतन कम हो जाता है, ऐसे इस तरीके से लिख लिया करो। हाँ, नहीं अपन को क्या होना है, जनरली क्या होना है कि अंग्रेजी वर्ड हो चाहे हिंदी वर्ड हो, अपन को वर्ड के बारे में नॉलेज होना चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ। हाँ, आप प्रेजेंट हिंदी अंग्रेजी में करो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एग्जैक्टली थोड़ा बहुत वर्ड के बारे में, जैसे कि मैंने बोला कि लंग्स, तो इसका मतलब पता होना चाहिए फेफड़े होता है। डायफ्राम, तो डायफ्राम ये होता है। इंटरकोस्टल मसल्स, तो इंटरकोस्टल मसल्स का हिंदी नाम तो अंतराप्रसूक पेशियां, ये तो याद ही नहीं रहता ऐसे कुछ। तो उसमें क्या होती है, फिर अपन को इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज करनी है। ये एंटीरियर, ये ये अच्छा, ये वेंट्रल एंड डोर्सल साइड के ऊपर जो है, ये इधर वॉल्यूम डिक्रीज किधर हुआ? एंटीरियर पोस्टीरियर साइड का, यानी अग्र पश्च दिशा में। इसमें कहां हुआ? आगे वाली दिशा होती है अपने अधर सतह, और पीछे वाली होती है पृष्ठ सतह, यानी कि वेंट्रल और डोर्सल, ठीक है। अपना हेड कहां पे होता है? एंटीरियर साइड पे होता है, ठीक है। तो अपना बॉडी प्लान के अंदर देखते हैं, डायरेक्शन देखते हैं अलग अलग, ठीक है। और ये जो इधर वाली होती है लेटरल साइड होती है, इधर वाली पसलियां थोड़ा बहुत लेटरल साइड में भी वॉल्यूम बढ़ाती है। हो गया, ठीक है। तो अब अपन देख लेते हैं एक फोर्सफुल वाला मामला देख लेते हैं। फोर्सफुल
अब इस फोर्सफुल ब्रीदिंग के अंदर होता क्या है, यानी कि अगर इनहेलेशन हो रहा है तो एक्स्ट्रा वायु को अंदर लेना, बाहर निकाल रहे नहीं, एक्स्ट्रा वायु नॉर्मल जो निकाल रहे हैं उससे ज्यादा बाहर निकालना, ज्यादा अंदर लेना, ये होता है फोर्सफुल। यानी कि इसको क्या बोलता है, बलपूर्वक संवातन। ठीक है, तो एक तो मैं इनहेल कर रहा हूं, एक यानी कि फोर्सफुल इनहेलेशन, ये हुआ एक तो, और दूसरा क्या हुआ, फोर्सफुल एक्सहेलेशन। दो कंडीशन होगी इसमें, यानी बलपूर्वक अंतःश्वसन और बलपूर्वक बहिःश्वसन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या चीजें इन्वॉल्व है, इसके अंदर क्या चीज इन्वॉल्व है, तो आप सांस लेके देखो जोर से और जबरदस्त सांस लेके हो तो आपकी कंधे थोड़े से ऊपर जाएंगे। सांस लेके देखो जोर से, जबरदस्त जोर से सांस लो, कंधे ऊपर जाते, जनरल सांस के अंदर कंधे कंधे ऊपर नहीं जा रहे, यानी कि आपकी जो पसलियां हैं पहले जितनी ऊपर उठ रही थी उससे ज्यादा ऊपर उठ रही है। तो इसमें एक्सटर्नल मसल का तो रोल है ही, इसके अलावा किसका रोल होता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का रोल है, किसका, इंटरनल किसका है, रोल ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, फिर अब बाकी स्टर्नम का रोल ही होता ही है, स्टर्नम थोड़ी बहुत ऊपर उठती है। मेन रोल किसका है। अब दूसरा, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये तो कर रहा हूं, यानी क्या कर रहा हूं, वायु को क्या कर रहा हूं, अंदर ले रहा हूं, मेरे को क्या कर रहा हूं, वॉल्यूम को बढ़ रहा हूं, प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एंटर, जितना ज्यादा प्रेशर कम होगा जितनी एयर अंदर होगी। तो यहां पे मैं एक और लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं कि इस दौरान, इस कंडीशन के दौरान डायफ्राम जैसे फ्लैट हुआ था नॉर्मल, फ्लैट से भी ज्यादा नीचे होता है और ज्यादा फ्लैट हो जाता है डायफ्राम, यानी डायफ्राम जो है बिकम मोर फ्लैट, so pressure will decrease more towards anterior posterior side, प्रेशर ज्यादा डिक्रीज होगा यानी वॉल्यूम ज्यादा इंक्रीज होगा, प्रेशर ज्यादा डिक्रीज होगा। इसी वजह से क्या हुआ, क्या कि एयर जो है वो एक्स्ट्रा एयर जो है वो क्या होगी, हम अपने बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगी, क्योंकि अपने डिफरेंस जो है ज्यादा कर दिया। और दो जगह के बीच का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, यानी एक का जितना कम होगा दूसरे का जितना ज्यादा होगा, एयर जो है उतनी ज्यादा आएगी अंदर। यानी कि एक ऐसी ढलान है और एक ऐसी ढलान है, तो गाड़ी तेजी से किस में आएगी, इसमें आएगी। तो सेम कंसेप्ट यहीं पे लागू होता है। ठीक है, अब अगर मेरे को फोर्सफुल, आप करते हो कपालभाति, करते हो योग, करते हो, तो योग में क्या करते हैं अपन, ये फोर्सफुल, दोनों फोर्सफुल वाली चीजें अपना रहे हैं। और फोर्सफुल कोई भी चीजें करोगे तो उसमें एनर्जी खर्च होगी, और इसीलिए जो है योग जो आपका वेट लॉस कर पाता है। नॉर्मल ब्रीथिंग ले रहे हो उसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं है, लेकिन फोर्सफुल कर रहे हो, चाहे इंस्पिरेशन कर रहे हो एक्सपीरेशन कर रहे हो, उसमें क्या खर्च हो रही है, एनर्जी खर्च। इंटरकोस्टल मसल अलग से काम कर रही है, उसको एनर्जी नहीं चाहिए क्या, एटीपी, तो खर्च हो रही है, यानी आपके अंदर जो एनर्जी है वो कंज्यूम होगी। इसलिए बोलते हैं कि योग जो है वो क्या कर रहा है, मोटापा को क्या करता है, कम करता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, अब देखो फोर्सफुल बाहर निकालना यानी एक्सपेल करना, इसमें आप ये करके देखो, आपको एक नॉर्मल से अलग चीज फील होगी। क्या फील होगी, यहां पे दर्द होता है पेट के अंदर, कपाल का बाती करते हैं, जबरदस्ती सांस बाहर निकालते तो यहां पे क्या होता है, पेट यहां से मूव करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहां पे क्या होती है, इसके अंदर एब्डोमिनल मसल काम करती है। क्या करती है, एब्डोमिनल
मसल्स। और जो नॉर्मल डोम शेप्ड जो डायफ्राम है उसको और ज्यादा अंदर की तरफ धकेलती है कि तुम अपना जो है आकार और ज्यादा क्या हो जा, और डोम शेप हो जाए, ताकि क्या हो, ये जो वॉल्यूम है ये और ज्यादा कम हो, और वॉल्यूम ज्यादा और कम हो तो प्रेशर और ज्यादा डिक्रीज हो। इस वजह से जो क्या कर दिया जाता है, जो वॉल्यूम है वो और ज्यादा क्या होता है, डिक्रीज होता है, और प्रेशर जो है वो और ज्यादा इंक्रीज होता है। और प्रेशर इंक्रीज होता है, उस वजह से क्या होती है, एक्स्ट्रा जो एयर है वो किस में चली जाएगी, एनवायरमेंट के अंदर। बात क्लियर है? और तो मैंने क्या बोला कि जो नॉर्मल ब्रीदिंग की प्रोसेस है उसके अंदर एनर्जी नहीं चाहिए, लेकिन फोर्सफुल आप ब्रीदिंग कर रहे हो तो उसके अंदर क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। हाँ, मतलब जैसे कि मान लो कपालभाति कर रहे हैं या कोई भी कर रहे हैं, ठीक है, अनुलोम विलोम कुछ भी कर रहे हैं, अपन क्या कर रहे हैं, फोर्सफुल चीजें अंदर ले रहे हैं, फोर्सफुल बाहर निकाल रहे हैं। जैसे कि कपालभाति में कैसे करते हैं, ऐसे ही तो करते हैं, जबरदस्ती सांस में बाहर निकालो, ऐसे करता हूँ, तो उसमें क्या होता है, एब्डोमिनल मसल यूज होती है, और वो यूज होने की वजह से एक्स्ट्रा जो एयर है वो क्या होगी, बाहर निकलेगी, और एक्स्ट्रा बाहर निकलेगी तो उससे क्या होगी, एनर्जी खर्च हो रही है। भाई देखो, आपकी कोई भी वेट लॉस होता है किसी आदमी का, चाहे वो एक्सरसाइज करके करता हो, कार्डियो करके करता हो, योगा करके करता हो, वेट लॉस किस फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है? अब आपसे आपकी बॉडी से जो वेट लॉस हो रहा है वो किस फॉर्म में हो रहा है, लॉस होके जा कहां रहा है, उड़ कहां रहा है, उड़ा कहां पे, किस फॉर्म में बाहर आया बॉडी से? नहीं, सर्दी में वेट लॉस नहीं होता क्या? कभी भी पसीने से तो मान लो 2-1% कम होता होगा। मैक्सिमम आपका जो वेट लॉस होता है वो किस फॉर्म में होता है, CO2 के फॉर्म में होता है। कार्बन लॉस यही तो होता है, कार्बन जा रहा है ना बाहर, CO2 जो बनी है आपके अंदर बॉडी में, जो बन कहां रही है, क्रेब चक्कर के अंदर, वहां पे कार्बन लॉस हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी, चाहे आप रनिंग करते हो, चाहे कार्डियो करते हो, या कोई फिजिकल एक्सरसाइज स्टैंडिंग करते हो, या आपको क्या बोलते हैं, सांस लेने पे जोर देते हैं कि इनहेल थ्रू नोज एक्सहेल थ्रू माउथ, ऐसे बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम आपके अंदर जो CO2 बन रही है वो बाहर निकले, और CO2 के फॉर्म में ही आपका जो वेट है वो लॉस होता है। तो इस कंडीशन में CO2 ज्यादा बनेगी, क्यों, क्योंकि एक्सेसिव काम कर रही है। जनरली तो ये प्रोसेस पैसिव होता है, एनर्जी चाहिए नहीं होती है, लेकिन फोर्सफुल करेंगे तो क्या होती है, वो फिर एक्टिव प्रोसेस हो जाता है, और उसके अंदर क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और ये जो भी फोर्सफुल अपन ब्रीदिंग कर रहे हैं, इसके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं, किसके अंदर ये कंडीशन देखी जाती है? एक तो योगाभ्यास के अंदर होता है, एक तो योगाभ्यास के अंदर आपके फोर्सफुल ब्रीदिंग होती, और नहीं, नॉर्मली ऐसी कुछ एक बॉडी के अंदर कुछ ऐसी चीज होती हो जिसके अंदर ऐसा चीज होती है। ये क्या है, कैसी रिएक्शन है, फोर्सफुल ब्रीदिंग की रिएक्शन है। आपको छींक आ रही है, यानी एक्स्ट्रा एयर जो आपने बाहर निकाली। ऐसा क्यों करा, क्योंकि कुछ पैथोजन आपकी बॉडी के अंदर चला गया होगा। खांस रहे हो, जिससे क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा एयर बाहर आ रही है। ठीक है, तो इसमें यहां देखो, ये है तो तीनों के तीनों कौन सी, फोर्सफुल ब्रीदिंग की है, लेकिन तीनों के तीनों इसमें कंट्रोल कौन किससे हो रही है, अलग अलग चीजें। योग में मेरी मर्जी होगी तो नहीं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो इस योगाभ्यास वाली प्रोसेस को कंट्रोल कौन करता है, सेरेब्रम। कौन करेगा, सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क करता है। लेकिन छींकना और खांसना मेरे कंट्रोल के अंदर नहीं है, अनैच्छिक क्रिया है, और इसको कंट्रोल कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। कौन करता है, मेडुला ऑब्लांगेटा। तो छींकना, वो खांस, स्नीजिंग या कफिंग जो है वो है, दोनों के दोनों क्या है, दीज आर द
इनवॉलेंट्री रिएक्शन विच इज कंट्रोल्ड बाय द मेडुला ऑब्लिंगेटा। एंड जो एक्सरसाइज योगा को क्या बोलते हैं, योगा ही लिखते हैं अंग्रेजी में। तो एंड योगा इज ए वॉलेंट्री रिएक्शन या वॉलेंट्री प्रैक्टिस विच इज कंट्रोल्ड बाय द सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क। नोट बना के लिख दो कहीं पे। आपको ऐसा पूछ ले किन्हीं दो फोर्सफुल ब्रीदिंग की अभिक्रियाओं के नाम लिखो, तो क्या लिखोगे? ये। ठीक है, तो आपने अभी तो आज ब्रीदिंग पढ़ा, कल अपन थोड़ा सा एयर कहां से कहां एंटर करती है पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का ट्रैक्ट देख देंगे। ठीक है, तो और कल अपनी क्लास होगी या नहीं होगी, क्योंकि मेरे को एक फील्ड टूर करके आना है, तो कल अगर मेरा पॉसिबल होता तो वो करके आऊँगा, नहीं तो फिर मंडे को करूँगा। ठीक है, तो वो जो भी होगा मैं बता दूंगा आपको, है ना। ठीक है, आज मेरी 4 बजे तक नहीं है, उन बिहेवियर वाले सर आया कुछ तो मेरे पहले तो थी, लेकिन मेरे को अभी डिपार्टमेंट जाना, कोई किसी को मेरा क्या है कि उसका कोई एक मेल आ रहा